नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी तैयारी के क्रम में बहुत सारी किताबें और पुराने पेपर सॉल्व करने के बाद अब हम हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल में प्रयोगवादी शीर्षक से संबंधित प्रश्नों को आज की कक्षा में देखेंगे। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो पूर्व के सभी प्रैक्टिस सेट क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। प्लेलिस्ट का नाम है आधुनिक साहित्य की प्रैक्टिस बुक। उसके अंतर्गत आपको सभी आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला और आधुनिक काल का 886वें नंबर का प्रश्न। सॉरी। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? सही ऑप्शन है तार सप्तक। कौन सी रचना कुंवर नारायण सिंह जी की लिखी है? बात की बात, इमरतिया, पारो या मेरे साक्षात्कार? मेरे साक्षात कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है। पारो और इमतरिया यह नागार्जुन की रचना है, जबकि बात की बात शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, बाजश्वा के बहाने। शिवमंगल सिंह सुमन की अन्य रचनाएं हिल्लोल, पर आंखों नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें और तुमने कहा था। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? हम सभी जानते हैं कठोपनिषद पर। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। हमारे उपनिषदों में हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारा जो सांसारिक जीवन है, देखिए पारलौकिक जीवन जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, उसके बारे में तो जानकारी है ही, लेकिन इसके बारे में भी छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। ऐसा ही एक प्रोग्राम आता था टीवी पर, उपनिषद गंगा, यूट्यूब पर उसके सारे एपिसोड उपलब्ध हैं। तो वो उपनिषद गंगा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। उसमें भी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जीवन की सच्चाइयाँ हमें बताई गई थी। तो आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। रचयिता कुंवर नारायण है। नचिकेता प्रसंग का वर्णन है इसमें। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी व वाजश्रवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। कौन सी रचना नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? तो गुनाहों का देवता नाम से ही हम जानते हैं कि ये धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है। तो महाप्रस्थान, अरण्य, शबरी ये सभी नरेश मेहता की हैं, लेकिन गुनाहों का देवता किसकी है? धर्मवीर भारती की। इनकी अन्य काव्य रचनाएं बनपाखी, सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात प्रबंध काव्य। तो नरेश मेहता का संशय की एक रात काफी फेमस हुआ है, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आव किस विधा की रचना है? तो दो आव क्या है? कहानी है, उपन्यास है, समीक्षा है, काव्य है, क्या है? तो दो आव मूलतः काव्य रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह की चुका भी नहीं हूं मैं, ये काफी फेमस हुई थी। आगे देखते हैं, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो गुनाहों के देवता के लेखक है, वही मछली घर नामक काव्य संग्रह के भी इनके धर्मवीर भारती नहीं, विजयदेव नारायण शाही हैं, गलत पढ़ा मैंने। मछली घर के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह साखी संवाद तुमसे, जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुग कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया। तो कुल मिला के मछली घर का संपादन किसने किया? विजयदेव नारायण शाही। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो जन्मदिन की धूप में यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना उसमें संकलित नहीं है।
जबकि एक स्वप्न कथा, भूल गलती, देखिए भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये तीनों तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें तो गलती की संभावना है ही नहीं, क्योंकि ये तीनों हम पढ़ चुके हैं चैनल पे, पूरी पूरी कविता भी पढ़ चुके हैं। और ये चांद का मुंह टेढ़ा है, ये पूरा काव्य संग्रह भी मेरे पास है, तो इसमें सभी दी हुई हैं। शुरू में ही है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, और इसके अलावा कौन सी दी है, एक स्वप्न कथा, तो यह भी होगी कहीं ना कहीं, देख लेते हैं। ये रही, तो इसके पीछे है एक स्वप्न कथा, ठीक है। इसके अलावा जब मैंने अंधेरे में कविता पढ़ाई थी, तो अंधेरे में कविता के विषय में जिस जिस लेखक ने जो कहा था वह भी मैंने आपको लिखकर बहुत अच्छे से समझाया था, कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, जो भी कुछ यहाँ मुक्तिबोध से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आधुनिक काल में मुक्तिबोध अपनी रचनाओं के लिए काफ़ी फेमस है, अलग तरह की रचनाएं की हैं, इनके काव्य को फैंटेसी काव्य भी कहा जाता है, तो इसलिए पूरा आपको डिटेल में बताया था, तो गलती की संभावना नहीं रहेगी। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में से 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित है। कौन कौन सी हैं, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। देखिए प्रगतिवाद और मार्क्सवाद तो एक ही हो गया, तो इनका तो प्रयोगवाद से कुछ लेना देना है नहीं। छायावाद भी अलग तरीके का था, आप जानते हैं छायावाद में जितनी कोमलता थी, जितना वो सब कुछ था, वो प्रयोगवाद में कुछ नहीं था। तो कुल मिला के अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। पिछले प्रैक्टिस सेट्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो अज्ञे हैं वह भी कैसे थे, अस्तित्ववादी थे। इनकी अज्ञे की रोज गैंग्रीन नाम की कहानी भी हमने पढ़ी है। आप सभी परीक्षार्थी, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए जुड़े हों, आप यूपी टीजीटी पीजीटी या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़े हों, चाहे आप जेएनयू वीएचयू की प्रवेश परीक्षाओं के लिए जुड़े हों, चाहे नेट परीक्षाओं के लिए, आपके सिलेबस में जितनी भी किताबें लगी हुई हैं वो उसमें से अधिकतर किताबें हिंदी बुकशाला चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जितनी भी कहानियां हैं जो एमए के स्तर पर लगी, आपके जितनी भी कहानियां हैं, आपके जो कविताएं हैं, नाटक, उपन्यास, तो ये सब कुछ मैं आपको हिंदी नेटशाला पर, हिंदी बुकशाला पर करवा चुकी हूँ। तो कृपया करके नए विद्यार्थी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, और जो नए विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस राज्य से हैं और कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़ रहे हैं मुझसे। फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग अतिरंजना पूर्ण वर्णन के लिए होता, तो ये तो सही है, क्योंकि फैंटेसी काव्य जब आप पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा अतिरंजना पूर्ण वर्णन के लिए, तो जैसे मुक्तिबोध को आप पढ़ते हो ना, अभी अगर आप पहली बार आपने अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस पढ़ी, यदि पहली बार आपने ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, तो आपको अंधेरे में कविता तो समझ ही नहीं आएगी अगर उसकी व्याख्या आप नहीं देखो या पहले पढ़ी नहीं हो, तो लगेगा कि ये क्या लिख दिया, सिंपल सा ही तो लिखा है, इसमें है ही क्या, स्पष्ट ही तो लिख दिया, एक ब्रह्म राक्षस की कथा है, लेकिन आप जानते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस की कथा नहीं है। तो ये फैंटेसी काव्य में क्या है, अतिरंजनापूर्ण वर्णन होता है, किनका, अपने मानसिक मनोभावों का। फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, बिल्कुल सही, एक संसार जो कवि के हृदय में है और दूसरा संसार जो हमारे आसपास जिसमें हम रहते हैं, लोक जगत, तो उसके समानांतर होता है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, ये भी ठीक है। तो दिल्ली के भी पीजीटी का जो पेपर है वो काफ़ी कठिन होता है, देखिए अलग ही तरीके के प्रश्न पूछे, तो इसका सही उत्तर पहला कि यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, यह गलत है। यथार्थ सृष्टि का निषेध थोड़ी ना उसमें किया जाएगा, वो अपने मन की जो उसकी फैंटेसी है, जो कल्पना है, वो जो सोचता है उसका वर्णन वो करता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए वो करता हो, तो ये गलत है आपका पहला वाला। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? भारत, इतिहास और संस्कृति, इस पुस्तक को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था मध्य प्रदेश शासन द्वारा, क्योंकि भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है।
युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटककर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है। तो ये जो इनकी पुस्तक थी ना, भारत इतिहास और संस्कृति, इसको मध्य प्रदेश सरकार के उसमें प्रतिबंधित किया गया था। मुक्तिबोध का काव्य हर किसी के समझ में आने वाला काव्य नहीं है, बहुत ही उच्च स्तर की वो बात करते हैं। सामान्य लोगों को उसमें विद्रोह की भावना छलक आती है, लेकिन जो यथार्थ उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति, मतलब उस समय जो उन्होंने यथार्थ भोगा, उस यथार्थ में जब लग रहा था कि भारत माता की बहुत सुंदर स्वतंत्रता के बाद जो सुंदर स्वप्न सजा रखे थे सभी ने 50-60 के दशक में, वो स्वप्न जिस तरीके से, चाहे वो भारत विभाजन हो, उसके बाद के दंगे फसाद रहे हों, बेरोजगारी रही हो, अकाल अशिक्षा जैसी स्थिति, तो उस युवा ने जो भोगा उसको यथार्थ रूप में जब चित्रित किया गया तो सरकारों को बेचैनी होना स्वाभाविक ही थी, क्योंकि सरकारों की नीति होती है, चाहे वो वर्तमान सरकारें हों या पहले की, कि वो अपने खिलाफ, क्योंकि वोटों की राजनीति, कुछ भी प्रचारित प्रसारित नहीं करने देते। तो बस इसीलिए मुक्तिबोध की वो जो पुस्तक थी वो भी लगा कि इसमें तो हमारे खिलाफ, या मतलब भारतवर्ष की, या कह लो कि सरकार के खिलाफ बहुत कुछ है, उसकी नीतियों के खिलाफ बहुत कुछ है, तो उसे बैन कर दिया गया था। हालांकि उससे मुक्तिबोध की प्रतिष्ठा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, सत्य लिखने की उन्होंने, जो कि उसी के कारण आज भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं। प्रियमवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो आपके यूजीसी नेट में पूछा है। असाध्य वीणा से यह संबंधित है। कामायनी, ब्रह्म राक्षस, सभी कुछ हमने अपने इस चैनल पे पढ़ा है, तो असाध्य वीणा से यह संबंधित है। प्रियमवद केश कंबली है ना, कविता का प्रारंभ भी होता है प्रियमवद केश कंबली प्रियमवद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, किस वाद से यह संबंधित है? तो साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते, तो प्रयोगवाद से संबंधित है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का नाम है। तो यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज के एग्जाम में पूछा गया, क्या नाम है उन 7 कवि की कविता? तार सप्तक। अब वैसे ये थोड़ा सा गड़बड़ सा ही प्रश्न है, क्योंकि तार सप्तक बाद में भी प्रकाशित हुए थे, लेकिन जब भी इस तरीके से आपको प्रथम द्वितीय तृतीय ना लिखा हो तो आप उसके उत्तर में तार सप्तक या प्रथम तार सप्तक ही आप उसमें डालें। प्रथम तार सप्तक लिखा नहीं होगा, लिखा सिर्फ तार सप्तक ही होगा, फिर द्वितीय तार सप्तक, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था? प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में प्रयोगवाद का जन्म हुआ था। सन 1918 से 1936 के कालखंड को छायावाद के नाम से तथा 36 से लेकर 43 तक के कालखंड को प्रगतिवाद के नाम से तथा 43 से लेकर 53 यानी 10 वर्ष का जो कालखंड रहा उसको प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। तो प्रगतिवाद के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही तो प्रयोगवाद आएगा। छायावाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रगतिवाद आया और प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रयोगवाद आया था। 18 साल 18 दूनी 36, तो 18 साल छायावाद चला, उसके बाद 36 से लेकर 43 का जो कालखंड है 7-8 साल आपका प्रगतिवाद चलेगा, फिर 10 साल आपका जो है प्रयोगवाद चलेगा 43 से लेकर 53। तो मैंने आपसे कहा ना 50-60 का जो दशक था ना, सोच रहे थे कि 1947 में भारत के आज़ाद होते ही स्वर्णिम सपने सजा रखे थे और वो सब धराशायी हो गए। तो उस समय का जो कवि मन है वो बिल्कुल मतलब आशंकित सा हो उठा। तो तब की जो कविता है उन्हें आप प्रयोगवाद नए शिल्प की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं संकलित हैं। कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, यह भवानी प्रसाद मिश्र की है। जबकि नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प इत्यादि रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृतियां हैं, किंतु बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप को चित्रित किया है धर्मवीर भारती ने अपनी जो काव्य कृति है कनुप्रिया, उसमें किसको चित्रित किया है? राधा के नए रूप को। यहाँ पर आपको राधा सामान्य नायिका न रहकर कनुप्रिया में वो लोक के हित के लिए कार्य करने वाली आधुनिक युवती के रूप में उसको चित्रित किया गया है।
हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये किसका कथन है? तो जाहिर सी बात है कि जो इसका प्रवर्तक होगा वही कह सकता है ये। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का कथन है। जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन होता है ना, वही तो ऑर्डर देता रहता है। तो इनका एडमिन कौन था? प्रयोगवादियों का अज्ञे। तो उन्होंने ही तार सप्तकों का संपादन किया। तो बस वही कहेंगे कि हमें प्रयोगवादी कहना सार्थक या उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, क्योंकि हम यहाँ कविता के जो पारंपरिक नियम है उनका पालन तो प्रयोगवादियों ने किया नहीं ना, इसलिए उन्होंने कहा कि कवितावादी भी नहीं है हम, और ना ही हम कोई प्रयोगवादी है। हम अपने ढंग की कविता लिख रहे हैं तो बस लिख रहे हैं अपने मन की बात। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो मुक्तिबोध की हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, मुक्तिबोध का जो तरीका है वो सोचने का, उनके लिखने का, उनका जो काव्य है वो अन्यत्र किसी से मैच नहीं करता। हाँ, आप छायावाद में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा निराला में आप मुक्तिबोध को थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। बाकी पूरे हिंदी साहित्य में आपको मुक्तिबोध के तोड़ का दूसरा कवि नहीं मिलेगा, न निराला के तोड़ का मिलेगा, न मुक्तिबोध के तोड़ का मिलेगा। बहुत सारे कवियों में आपको समानताएं देखने को मिलेंगी। मैथिली शरण गुप्त के बाद में आपको सियाराम शरण गुप्त हैं और माखनलाल चतुर्वेदी, ये काफ़ी एक से मिल जाएंगे। लेकिन निराला और मुक्तिबोध ये दो उस स्तर पे हैं जहाँ दूसरा फिर कोई इनकी तरीके की काव्य रचना, देखिए प्रसिद्धि को तो प्रेमचंद वाली प्रसिद्धि को भी कोई दूसरा लेखक नहीं पा सकता, लेकिन प्रेमचंद जैसी कहानियाँ अन्य राइटर्स ने भी लिखी हैं। लेकिन मुक्तिबोध और निराला दोनों के काव्य को आगे बढ़ाने वाला फिर उनका कोई प्रतिनिधि बाद में हुआ हो, ऐसा देखने को या जानने को नहीं मिलता। तो अंधेरे में की एक बहुत फेमस कविता की पंक्तियां जो पूछी जाती हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। तो ये अंधेरे में कविता से लिए हुए हैं। कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, ये नहीं है, क्योंकि भूरी भूरी खाक धूल मैंने उसमें भी आपको बताया था, ये माधव मुक्तिबोध का है। ये मुक्तिबोध का इत्य अलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये सभी हैं। लेकिन भूरी भूरी खाक धूल यह मुक्तिबोध का है। कुंवर नारायण का संग्रह कौन सा? मछली घर, धूप के धान, उत्सवा और हाशिए का गभा। तो सही उत्तर है हाशिए का गभा, ये कुंवर नारायण का है। हाशिए का गवाह, तो ये नया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा हुआ है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर का है। मछली घर का संपादन विजय देव नारायण शाही ने किया। उत्सवा का ध्यान नहीं है। और हाशिए का गवाह ये किसका है? ये कुंवर नारायण का है। आगे देखते हैं। बाकी देखिए इन सब की कविताएं में आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, अभी तक नहीं देखिए तो कर लीजिए, इन सब की कविताएं वहाँ मिल जाएंगी। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ऑप्शन डी हरी घास पर क्षण भर इनकी नहीं है, अज्ञे की है। बाकी कनुप्रिया, अंधा युग और ठंडा लोहा इनकी हैं। 1951 में प्रकाशित दूर सा तार सप्तक में कौन सी कवयित्री संकलित थी? तो शकुंतला माथुर उसमें सम्मिलित थी। रघुवीर सहाय की कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाई। तो ऑप्शन ए आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो ये रघुवीर सहाय की कृतियाँ हैं। अब इसके आगे के प्रश्न पुनः दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे और मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला चैनल पर आपको भक्ति काल के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।